Coulomb's law is similar to Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation क्या था? Newton's law of gravitation was for force between two masses कि अगर मेरे पास दो masses हैं m1 m2 तो उनके बीच में जो force है वो क्या थी? फॉर्मूला क्या था? G into m1 m2 over r square. G m1 m2 by r square. मतलब it's directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between the two masses. So that was Newton's law of gravitation कि अगर मेरे पास दो point masses हैं तो इनके बीच में जो force का formula हमने लिखा था that was G m1 m2 by r square. Similar is the formula अगर हमारे पास दो charges हैं कि अगर मेरे पास दो charges हैं दो point charges हैं तो इनके बीच में जो force of interaction होगी कि मेरे पास अगर एक charge जैसे मान लो Q1 तो इनके बीच में जो force of interaction होगी F that is always proportional to the product of two charges. मैंने एक चेंज किया, मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन लगा दिया. मॉड्यूलस लगाने का बेनिफिट क्या है? बिकॉज यहाँ पे भी मैं फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने भी वेक्टर नहीं डाला. जब आप फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है. इधर वो चक्कर नहीं था बिकॉज m1 m2 दोनों पॉजिटिव ही हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा. पर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं कि अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा. तो क्योंकि मैं फोर्स को स्केलर ले रहा हूँ और स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए मॉड्यूलस का साइन यूज कर लिया कि हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट F is proportional to Q1 Q2 or you can say F is K Q1 Q2 by R square. This basically implies that कि इट्स सिमिलर टू इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रही है. जनरली फिजिक्स की ज्यादातर फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा 1/9 हो जाएगी. और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड चार्ज का जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी. अब ये फॉर्मूला तो ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला यह है, कूलम्स ने ड्राइव किया एक्सपेरिमेंटली, इस रिजल्ट को वेरीफाई किया. बट हमें आज तक ये पता नहीं है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगाता है. हमें इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट क्यों करता है, दो लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन व्हिच आर स्टिल आंसर्ड. हमें पता है फोर्स कितनी होगी, कितना मैग्नीट्यूड होगा, कैसे चेंज करेगी, होगी क्यों ये नहीं पता हमें. हम सिर्फ कॉजेस ढूंढते रहते हैं कि एक्सचेंज इंटरैक्शन है, पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं तो फोर्स है बट क्यों है वो नहीं पता होता. बट एनीवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या कूलम्बिक फोर्स की जो दो एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में या दो पॉजिटिव में, इसकी आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ होती है लाइफ में इन एडिशन टू जो आप नॉर्मल चीजें देखते हो, घर के इक्विपमेंट चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वैसे यूज क्या है और कहाँ पे यूज हो रही है इन एडिशन टू जो चीजें हमें नॉर्मल नजर आती हैं कि आपके घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा. जिसे हमने कल किया था कि आपकी ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स ब्रेन के साथ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कनेक्टेड है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हार्ट फंक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, दैट इज अ न्यूरॉन नेटवर्क. सो बेसिकली है तो सब कुछ ये चार्जेस की गेम ही कि चार्जेस होंगे, फोर्स होगी, तो आपकी बॉडी इनफैक्ट आप खुद इसलिए एग्जिस्ट करते हो बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है. बिकॉज अगर एटम नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बन सकता. यहाँ अगर ये फोर्स बढ़ जाती है से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स थोड़ी सी बड़ी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा. सो इसलिए इंपॉर्टेंट फोर्स है फिजिक्स की एंड वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस जिनकी हम बात करते हैं. अब हमने लिया कि F इज प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 by R square. ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K है ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा. एक तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से यूज कर रहे हैं, हम ऐसे यूज कर रहे हैं या हम CGS यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और सिस्टम है. सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस. मीडियम बिटवीन टू चार्जेस का मतलब है कि अगर Q1 Q2 के बीच में एयर है तो इनके बीच में जो Q1 पे फोर्स लग रही है
दैट विल बी डिफरेंट। अगर कोई मीडियम आ गया तो फोर्स डिफरेंट। जैसे आपने 10th में मेरे को बताया स्टूडेंट्स ने कि 10th में आपने पढ़ा था कि NaCl जो है वो नॉर्मल अगर एयर में है तो वो स्प्लिट नहीं होता, पर सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों? सॉल्यूशन स्टेट में स्प्लिट क्यों हो जाता है? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। उससे क्या होगा? क्योंकि आयंस फ्री होते हैं पानी में एक्वा सॉल्यूशन में मूव करने के लिए। वही तो मैं पूछूं क्यों होते हैं? क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं एयर में, और पानी में वो पानी में के फोर्स वीक हो जाती है ना। हम नॉर्मली लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम के साथ बदलती है, पर इसमें सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना, Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एयर है या मीडियम है। समझ में आया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयोनिक बॉन्ड है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोडियम आयन ने क्लोराइड आयन पे कितनी फोर्स लगाई या Q1 ने Q2 पे कितनी फोर्स लगाई, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि इन दोनों के बीच में एयर है या मीडियम है। पहली पॉइंट, इट्स अ टू बॉडी इंटरैक्शन। पर जो Q1 पे नेट फोर्स लग रही है वो बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब मीडियम इंसर्ट किया, से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का ही केस ले लेते हैं, हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का केस लेते हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थी। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थी F। दिस विल नॉट चेंज। इक्वल एंड ऑपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगी कि सोडियम पे जितनी फोर्स लग रही है क्लोराइड आयन पे उतनी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। बट मीडियम इंसर्ट करने से अगर मैं सिर्फ इसको देखूं फॉर द टाइम बीइंग, से Q1, इस Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है दैट विल नॉट चेंज, पर Q1 पे मीडियम भी एक फोर्स लगाएगा। तो Q1 पे जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू Q2 प्लस मीडियम। Q2 ने जो Q1 पे फोर्स लगाई वो चेंज नहीं करनी है, वो सेम ही रहती है, एयर है मीडियम है कुछ भी है। पर क्योंकि मीडियम एडिशनल फोर्स एक लगा रहा है तो उससे जो Q1 पे नेट फोर्स लग रही है वो कम हो जाती है। तो वाटर का, बिकॉज हम जैसे एक ने बोला से वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा है, 80 के आसपास है, तो वाटर में फोर्स 80 टाइम्स कम होगी। दैट इज द नेट फोर्स व्हिच डिक्रीजेस, दैट इज नॉट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 व्हिच डिक्रीजेस। Q1 पे या Q2 पे जो मीडियम ने फोर्स लगाई है उसके कारण जो उन पे नेट फोर्स लग रही है वो बदल जाती है। समझ में आया ये पॉइंट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो पहले। क्लियर है ये? यस। सो हम ले रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम, तो फिर हम उसके केसेस कर लेंगे। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे हम ऐसे ही लिखेंगे तो हम दो ही केस कर लेंगे, वैक्यूम है तो कितनी फोर्स होगी, मीडियम है तो कितनी फोर्स होगी। सिमिलरली अगर CGS है तो वैक्यूम में कितनी फोर्स होगी और मीडियम में कितनी फोर्स होगी। फिर इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन एक आती है, क्वेश्चंस कई बार ये आते हैं, अभी हम जो पढ़ेंगे शुरू में हम पूरे में ही मीडियम फिल कर देते हैं, मतलब Q1 Q2 के बीच में जितना रीजन है इस सारे में मीडियम है। पर वो कई बार दे देते हैं कि पूरे में मीडियम नहीं है, आधे में मीडियम है, या एक मीडियम नहीं है दो मीडियम है। तो हमें वो भी सॉल्व करना आना चाहिए कि मान लो आधे मीडियम में एक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरा ये दूसरा मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, अब फोर्स कितनी होगी? या आधे में मीडियम है आधे में वैक्यूम है तो फोर्स कितनी होगी? तो फर्दर केसेस हम करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है जब पार्शियली फिल्ड मीडियम हो। एक है कि Q1 Q2 के बीच में जितनी जगह है सब में मीडियम फिल कर दिया, एक जब पार्शियली फिल्ड है मीडियम, या एक से ज्यादा मीडियम है, 2 है 3 है 4 है कुछ भी हो सकता है, सो वो केस करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज पहले समझ लो, फिर इनको सबको एक ही बार लिख लेंगे सारी चीजों को। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या था? वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इनका वर्क डज अगर नॉट मैंने चार्जेस डिपेंड को ऑन मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो मेरे को चार्ज को मूव करने के लिए अंडर द इफेक्ट ऑफ कूलम्बिक फोर्स
जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो कंजर्वेटिव हो गई। सेंट्रल फोर्स इन नेचर, सेंट्रल फोर्स मींस it always acts along the line Center. joining the two particles। मतलब मैंने अगर फोर्स मार्क करनी है तो फोर्स यहाँ तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है, इस, बट अलोंग द लाइन ही एक्ट करेगी, सो इट्स अ सेंट्रल फोर्स। एक्सचेंज इंटरैक्शन है। ग्रेविटेशन फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा था? ग्रेविटॉन। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा दैट विल बी फोटोन। Photon is the exchange particle which is there due to which one body exert force on the other। इसका मतलब अगर आप थोड़ा डीपली सोचो, आप पे एक चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है जो आपसे बहुत दूर है, से किसी और कंट्री में, जो न्यूट्रल है। मैंने अगर उस दूसरी बॉडी को चार्ज दिया सिमिलर, जो आप पे चार्ज था मान लो पॉजिटिव, मैंने उसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया, वो आप पे इमीडिएटली फोर्स लगाएगी या थोड़े टाइम के बाद लगाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये Q1 है, एक सेकेंड बॉडी है जो न्यूट्रल है, मैंने इसको जब चार्ज दिया Q2, तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा दैट विल बी विद टाइम डिले और इंस्टेंट। टाइम डिले, और टाइम डिले कितना? स्पीड ऑफ लाइट की वो डिवाइड। बिकॉज जब इसका फोटोन यहां पहुंचेगा तब ये फोर्स लगाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस मान लो x है तो टाइम कितना लगेगा? x/c। तो इतने टाइम के बाद Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, इंस्टेंट नहीं होता, बट ये है कि बिकॉज लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है हम उसको इंस्टेंटेनियस मानते हैं कि उसी टाइम फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज डेली लाइफ में जो डिस्टेंसेज है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो इट विल हार्डली टेक एनी टाइम फॉर फोर्स टू एक्ट। इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सॉरी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि अगर मेरे पास सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, दो नहीं है बहुत सारे हैं, से मान लो ये Q1, इसके आसपास और बहुत सारे चार्जेस हैं Q2 Q3 Q4 Q5, एंड इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग जो मैं बताने लगा हूं। अगर मेरे को बताना है Q1 पे नेट फोर्स कितनी लगी, तो कैसे निकालेंगे? हम सबके कारण अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे कि Q2 और Q1 के बीच में डिस्टेंस है मान लो R12, Q2 ने Q1 पे कितनी लगाई, Q3 ने Q1 पे कितनी फोर्स लगाई, Q4 ने कितनी लगाई, Q5 ने कितनी लगाई। हम सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और सारी फोर्सेस की डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, तो जो नेट फोर्स लगेगी दैट विल बी वेक्टर सम। तो आप इन सारी फोर्सेस की वेक्टर एडिशन कर दोगे, दैट विल गिव यू द नेट फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एंड दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 के कारण, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, सो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो दिस फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट्स 10⁻42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉर्मली जब दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। और ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल फॉर्मूला था, पॉइंट चार्जेस के लिए दिया था कूलम्स ने समवेयर अराउंड कैन से 1760s के आसपास का लॉ है, सो पुराना लॉ है जो हमने पढ़ना है। अभी तक जो बताया इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कूलम्स लॉ में जो अभी तक बताया है सारा, कोई भी इसमें अगर आपको लग रहा है डाउट है तो पूछ लो। सर जैसे जो मीडियम है वो जैसे बॉइंट फोर्स लगा रहे इसलिए चेंज हो रही है। अरे बॉइंट फोर्स कहां से आ गई यार? मैं दो चार्जेस उनके बीच में ग्लास रख दूं, मैंने कब कहा पानी ही होगा? सॉलिड भी तो हो सकता है, वुड हो सकती है, रबड़ हो सकती है, बॉइंट फोर्स कहां से आई बीच में? तो फिर बॉइंट हम फोर्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब इट्स नॉट बॉइंट फोर्स, दो चार्जेस के बीच में मीडियम है। मेरे पास ये Q1 Q2 चार्जेस है, इनके बीच में एयर की जगह मीथेन गैस है,
तो जो चार्ज पार्टिकल है वो मीडियम में चार्जेस इंड्यूस करेंगे, जो कल पढ़ा था कि अगर अच्छा। आप दो चार्जेस के बीच में ग्लास फिल कर देते हो तो वो ग्लास के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और उन इंड्यूस चार्जेस के कारण भी Q1 Q2 पे फोर्स लगेगी। हम इसमें बॉइंट फोर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, वो तो वीक फोर्सेस होती हैं नॉर्मली, और मतलब वो डिफरेंट कंसेप्ट है जहां पे इमर्स कर दिया लिक्विड के अंदर और उनकी डायरेक्शन भी अलग होगी, उनकी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ओके सर। चार्जेस के कारण फोर्स की बात कर रहे हैं कि जब आप मीडियम इंसर्ट करोगे, मीडियम के अंदर चार्जेस इंड्यूस होंगे, वो इंड्यूस चार्जेस भी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएंगे, उसके कारण नेट फोर्स बदल जाएगी। आया समझ? यस सर। So it's not about buoyant force or any other force. हम किसी और फोर्स की बात नहीं कर रहे, ग्रेविटेशन की भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। So you can write और buoyant force बेसिकली किस कैटेगरी में आती है? ग्रेविटी नहीं होगी तो buoyant force होगी। नो सर। और मैंने अभी बोला कि दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो यू कैन राइट फर्स्ट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर करते हैं। कूलम्स लॉ, Coulomb's law states that Coulomb's law states that force of interaction Coulomb's law states that force of interaction between 2 point charges at rest, हम ऑल दो मूविंग चार्जेस पे भी इसको लगाएंगे बट अभी हम सिर्फ इसको कूलम्स की डेफिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 point charges at rest is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. इनफैक्ट हम इसको लिख रहे हैं, अदरवाइज ऐसी चीजें कभी नहीं पूछी जाती एग्जाम में। कूलम्स लॉ के बिना आगे चैप्टर समझ नहीं आएगा, अदरवाइज nobody is going to ever ask you कि कूलम्स लॉ होता क्या है। And inversely proportional to square of distance between the charges. For example, if 2 point charges Q1 and Q2, for example, if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by distance r, then interaction force between the two charges is in say combining 1 and 2, F proportional to Q1 Q2 by R square. And modulus sign is used because we are writing force in scalar form. जब मैं force के ऊपर वेक्टर साइन लगा दूंगा तो मैं मॉड भी हटा दूंगा, तो हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे। Then you say the constant of proportionality K
System of units selected. Medium between the two charges. Constant of proportionality is found to be 1 by 4 pi epsilon naught. वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बिकॉज हर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज होनी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जैसे जी हर जगह ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल में यूज होता है इसमें के यूज होगा एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड दिस इज एप्सिलॉन absolute permittivity of medium vacuum air or medium नहीं air or vacuum अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो फोर्स इन वैक्यूम हो जाएगी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी से ही बाकी सारे फॉर्मूला ड्राइव होंगे force in vacuum is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square जैसे ग्रेविटेशन में सारे फॉर्मूलाज जी m1 m2 by r square से ड्राइव किए थे चाहे वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है इसमें सारे इस फॉर्मूला से ड्राइव होंगे सेकेंड इज विद मीडियम बिटवीन चार्जेस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा epsilon r is called relative permittivity 11th में आपने कंसेप्ट पढ़ा था relative density का relative density क्या था comparing density of any medium with water Density of water at 4 हमने लिखा था relative density is density of medium upon density of water तो यहाँ पे हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो एप्सिलॉन m है relative permittivity is basically permittivity of medium upon permittivity of vacuum इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे एप्सिलॉन m की जगह आई रिटन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अगर मीडियम के लिए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो फोर्स इन मीडियम कितनी हो जाएगी यही होगी फोर्स इन मीडियम इसमें अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं इस पार्ट की दिस इज force in vacuum F force in vacuum. फोर्स इन वैक्यूम तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है
एक्सपेरिमेंटली। अगर एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा है, मीडियम में फोर्स ज्यादा होगी या वैक्यूम में? अगर एप्सिलॉन आर मान लो 2 है, तो फोर्स इन मीडियम इज हाफ ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। अगर एप्सिलॉन आर 3 है, तो फोर्स इन मीडियम इज 1/3 ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर 80 होता है, तो फोर्स इज 80 टाइम्स लेस इन वाटर। So this basically implies that force in medium is always less than force in vacuum. और इस रिलेशन से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो अगर मेरे को एप्सिलॉन आर को डिफाइन करना है, रिलेटिव परमिटिविटी को, इस फॉर्मूला से मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। और 0 नंबर मिलेगा। थोड़ा एलेबोरेट तो करो। It is the ratio of force between two charges placed certain distance apart in vacuum to the force between same two charges placed same distance apart in medium. Q1, Q2 और R को तो सेम रखना है ना, यस सर। तो सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते फोर्स इन वैक्यूम और वन फोर्स इन मीडियम। और ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, मतलब वैक्यूम के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम होगा, इनफैक्ट एयर भी होगा, तो भी फोर्स विल डिक्रीज अ लिटिल बिट। पर एयर में हम ज्यादा इफेक्ट लेते नहीं, वैक्यूम और एयर में फोर्स को सेम ले लेते हैं। कोई और मीडियम हो तो हम फोर्स को कम कर देते हैं। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो अभी मैं वो टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रहा, इसको रिलेटिव परमिटिविटी रहने देते हैं। बट दिस इज सेम एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी भी यही डेफिनेशन है। सेकंड राइट, यहां तक लिख लिया तो लिखो आगे। Thus relative permittivity can be defined as the ratio of force between two charges placed certain distance apart in vacuum to the force between same two charges placed same distance apart in some medium. Force between same two charges placed same distance apart in some medium. अब ये तो हो गया अगर हमने एसआई में किया। सीजीएस में इट्स मच सिंपलर। अगर हम सीजीएस लेते हैं, मैं सीजीएस के आगे ई भी लगा रहा हूं बिकॉज सीजीएस यूनिट दो तरह के हो जाते हैं। दिस इज सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अदर इज सीजीएस मैग्नेटिक यूनिट, सीजीएसएम, वो हम 4th यूनिट में जाके पढ़ेंगे। बट यहाँ पे सीजीएससी, ए पार्ट इज वैक्यूम बिटवीन चार्जेस। बिल्कुल ही सिंपल। के की वैल्यू 1। यूनिट क्या होंगे? इधर थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पे कूलम की जगह स्टैट कूलम। दिस द सीजीएस यूनिट, यूज नहीं होता आजकल कहीं, आजकल ऐसे ही यूज होता है। तो बोर्ड के लिए याद रख सकते हो कि सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। कल जो मैंने रिवीजन नोट्स भेजे थे उसमें भी ये मेंशन था चार्ज के यूनिट्स में। फोर्स इन वैक्यूम फिर कितनी हो जाएगी अगर के को 1 पुट करूं तो? Q1 Q2 by R square. सिंपल, Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 by R square। अच्छा, मीडियम में फिर क्या होगा? मीडियम में फोर्स कितनी कम होती है?
बिकॉज इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना मैं सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा यूज कर रहा हूँ। हमने पढ़ा एसआई में कि अगर मीडियम है तो फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है, तो सीजीएस में भी उतनी कम होगी। तो के कितना होना चाहिए सीजीएस में? आप ऐसे देखो ना, फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फिर क्या हुआ? 1/epsilon r. 1/epsilon r with medium between charges k is equal to 1/epsilon r and Fv upon epsilon r. सर स्टार्ट कूलम कितना होता है? आपने पढ़े कल वाले रिवीजन नोट्स? आपने सर- असाइनमेंट भी बहुत सारे लोगों ने सबमिट नहीं किया, मेरे को याद आ गया नोट्स की बात की तो। हाँ जी, किस किस की असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई 5 बजे तक? आनिश ने की, समावत ने की, जपनीत ने की, अवंतिका ने की और आशिता ने कर दी। और काफी लोगों की रहती है। हाँ जी, अनमोल की रहती है, अंशिता ने बाद में मैसेज किया था कर दूंगी। नितिश नितिश सर मेरे को assignment पता नहीं आपकी- था ऐप पे करनी है, मैंने की हुई है। अब मेरे को, मैं रात को एक बार ना फिर क्लास के बाद रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ऐप को ओपन कर दूंगा, जिस जिसकी रहती है वो सबमिट करो। ओके सर। सर रात को 10 बजे से टाइम दे दूंगा। हाँ जी, सर मैं भी कर रहा हूँ ऐप पे। नहीं जो जिन्होंने मेरे को ऑफलाइन में दिखा दी वैसे कर दो, नहीं तो वहां पे पेंडिंग शो होती रहेगी। ओके सर। आप ओके चाहे एक पेज की फोटो खींच के दे देना, बिकॉज आपके तो मैंने सबके रजिस्टर देख लिए थे वहां पे जो करके लाए थे। बट अगर चेक करवानी है तो कर सकते हो, बिकॉज लैंग्वेज मैंने 1-2 की चेक की है, बहुत अच्छी नहीं थी। और अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, कल चाहे पूछ लेना। ओके पर सर। जिसने सबमिट नहीं की वो कर दो, बिकॉज कुछ लोगों की सबमिट है, आयुष की सबमिट है और लविश की रहती है अभी। तो जिसकी रहती है वो सबमिट कर दो। 10 बजे के बाद करना, 10 बजे का टाइम ओपन करूंगा मैं उसको। हाँ जी, अब अनमोल आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर स्टार्ट कूलम। स्टार्ट कूलम क्या होता है? कूलम टू स्टार्ट कूलम अगर आपको कन्वर्जन करनी है तो कैसे कर सकते हो? कभी भी, मतलब अभी एक और यूनिट भी आएगा आगे जाके, एबी कूलम। ये तो एक्सपेरिमेंटली निकलेगी। एक्सपेरिमेंटली निकलेगी मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻10, वो वैल्यूज याद रखनी है आपने। बट स्टैट कूलम की कन्वर्जन पे मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा कि वो चाहिए नहीं। ईएसयू यूनिट, ये जो आपने देखा, दोनों में से आपको क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला आसान है, सीजीएस में या एसआई में? सीजीएस। CGS में। वो इसलिए बिकॉज सीजीएस सिस्टम पहले जब कूलम्स ने लॉ दिया था उसने सीजीएस के लिए ही दिया था। पर सीजीएस में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि सीजीएस भी फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, सीजीएसई सीजीएसएम। तो अब तो स्टैंडर्डाइज है, आपको एसआई की चीजें याद रखनी है, सीजीएस वगैरह की कन्वर्जन याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको पता है, मीटर सेंटीमीटर वो सब तो पता ही है। अदरवाइज आपको सीजीएस की कन्वर्जन अब याद रखने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपको आंसर हमेशा एसआई में ही दे के आना। उन्होंने अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा, आपने 200 सेंटीमीटर निकाला और एक स्टूडेंट ने 2 मीटर निकाला, इट मींस द सेम, बट 200 सेंटीमीटर वाले के मार्क्स कटेंगे। बोर्ड इज वेरी पर्टिकुलर कि आंसर हमेशा एसआई में ही देने हैं। इनफैक्ट बोर्ड की गलती नहीं है, इंटरनेशनल जर्नल्स जो होते हैं कि फिजिक्स के, उसमें आपका पेपर तभी पब्लिश होता है अगर सब कुछ एसआई में हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इसलिए सीजीएस पे ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होती। ये एक बार ही करना था, हमने बता दिया, अदरवाइज मैं इसके आगे कहीं सीजीएस यूज करने नहीं वाला। सिर्फ इतना सा याद रखना पड़ेगा कि एसआई में जो भी फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे इसके बाद, बी इट पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, कहीं पे भी जहां पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसको उठा के अगर 1 लगा दोगे तो वो सीजीएस का फॉर्मूला बन जाएगा।
बिकॉज इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, सीजीएस में 1 है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 पुट करते जाओगे तो सीजीएस के फॉर्मूला बन जाएंगे, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दे आर नॉट रिक्वायर्ड। एनीवेज इसके नीचे नोट लिखो एक, पहले इसके नीचे एक नोट लिख लो। When charges are placed in some medium, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रेड पेन है तो रेड पेन से लिखो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, कंबाइंड है ये नोट, तो दोनों के नीचे आएगा। इट्स अ जनरल थिंग विच यू शुड नो। सो रेड पेन इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इस पे वो कंफ्यूज करते हैं एंट्रेंस में। Whenever the charges are placed in some medium, the net force which acts on Q1 or Q2 will change or decrease. Net force which acts on Q1 or Q2 will decrease, but the force of interaction between Q1 and Q2, force of interaction between Q1 and Q2 is independent of force of interaction between Q1 and Q2 is independent of the medium between the two charges. Force of interaction between Q1 and Q2 is independent of medium between the two charges. Next is properties of Coulomb's सर एक बार force. समझा सकते हो क्यों इंडिपेंडेंट कैसे होंगे वो, मतलब मैंने independent आपसे होंगे बोला वो? जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वो नहीं बदलती है, वो तो सर कूलम्स वो लॉ यही रहना है। पर जब आप मीडियम इंसर्ट करते हो तो अगर मैं सिर्फ मान लो Q1 की बात कर रहा हूं, तो Q1 पे अब दो फोर्सेस लगेंगी, एक Q2 लगाएगी और एक मीडियम भी लगाएगा, तो उसके कारण जो नेट फोर्स Q1 पे लग रही है वो कम हो जाती है। सर मीडियम कैसे फोर्स लगाएगा? मीडियम में चार्जेस इंड्यूस होंगे, बिकॉज अगर आप मीडियम लेके आते हो पास में, जैसे हमने कल किया कि बैलून दीवार के पास गया तो दीवार में चार्जेस इंड्यूस हुए, याद है वो डायग्राम? यस सर, यस सर, यस। तो वो भी फोर्स लगाएंगे ना फिर चार्ज पे, जो इंड्यूस चार्जेस हैं, तो उसके कारण जो नेट फोर्स लगती है वो बदल जाती है। जी सर। और अगर मीडियम कंडक्टिंग हुआ फिर तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो फिर Q1 से Q2 में चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। So anyways, जी अभी हम सर। उस पे नहीं जाते। So you can write properties of Coulomb's force. Properties of Coulomb's force. First you write Coulomb's force is a two-body interaction. Coulomb's force is a two-body interaction, which implies that force of interaction between Q1 and Q2, force of interaction between Q1 and Q2 is independent of the presence of other charges around them. Point समझ में आया ये? सर इंडिपेंडेंट की बात क्या बोला था? Independent of presence of other charges around them. ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या लिखाया? मैंने कहा कि अगर दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा चार्ज रख देता हूँ Q3, इस Q3 के कारण Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है वो वेरी नहीं करेगी। Q1 पे फोर्स वेरी करेगी यस सर, Q1 पे वेरी Yes, करेंगे। sir, बिकॉज करेगी। Q1 पे अब Q3 भी फोर्स लगा रहा है,
तो Q1 पे नेट फोर्स तो बदलेगी। टू बॉडी इंटरेक्शन का मतलब है कि Q1 और Q2 में जो फोर्स है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पे Q3 पड़ा है या नहीं पड़ा। सो दैट इज द मीनिंग। या Q1 और Q3 में जो फोर्स है वो Q2 पे डिपेंड नहीं कर रही, Q2 Q3 के बीच में जो फोर्स है वो Q1 पे डिपेंड नहीं कर रही। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। सो दैट इज टू बॉडी इंटरेक्शन। सेकेंड पॉइंट यू राइट। Coulomb's force is in a Coulomb's force obeys superposition principle. Coulomb's force obeys superposition principle, which implies that net force on any charge, net force on any charge due to number of other charges, due to number of other charges is the vector sum of force due to net force on any charge due to number of other charges is the vector sum of force due to individual charges. मतलब जैसे इसमें Q1 पे नेट फोर्स निकालनी है तो हम पहले Q1 पे Q2 के कारण निकाल लेंगे, फिर Q1 पे Q3 के कारण निकाल लेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो जो नेट फोर्स हो जाएगी वो वेक्टर सम हो जाएगी। is the vector sum of force due to individual charges. Coulomb's force is conservative in nature. Third point. Coulomb's force is conservative in nature, which implies that work done by Coulomb's force in moving the charges is independent of the path followed. 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 Next, it is central force in nature. It is a central force in nature that is always acts along line joining the two charges. It is a central force in nature always acts along the line joining the two charges. Always acts along line joining the two charges. Always acts along line joining the two charges. Next. Electrostatic forces 10 raised to power 36 times stronger as compared to electrostatic forces 10 raised to power 36 times stronger as compared to gravitational force, as compared to the gravitational force. Electrostatic forces 10 raised to power 36 times stronger as compared to the gravitational force for protons. Because proton और electron की बात करें, इनमें electrostatic force का magnitude same आएगा या अलग आएगा? सेम। दोनों पे चार्जेस सेम है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है, बट क्योंकि इनका मास अलग अलग है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग आएगी। सो हमने प्रोटॉन के लिए लिखा कि प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। नेक्स्ट, इट इज एन एक्सचेंज इंटरैक्शन। ये सिर्फ इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल दोनों है
तो जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते. Next, it is an exchange interaction. It is an exchange interaction. And photon is the exchange particle. And photon is the exchange particle. It is an exchange interaction. एक बार रिपीट and कर दो. एक्सचेंज इंटरेक्शन के बाद क्या बोला? It is an exchange interaction. And photon is the exchange particle. And photon is the exchange particle. Photon is the exchange particle. अब वेक्टर फॉर्म करने से पहले इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो. कूलम्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है और कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके लिए एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा 11th का रिवाइज करना पड़ेगा, जो पहली तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल के होते हैं. दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम. हम किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क. नेट फोर्स जीरो. यहाँ पे टॉर्क की तो भी बात नहीं होगी, तो नेट फोर्स जीरो, बिकॉज पॉइंट बॉडीज पे टॉर्क नहीं लगता. पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो सिस्टम पे टॉर्क लगता है. तो अगर मैं पॉइंट लेता हूँ कोई भी, तो उस पर टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं है उसका. अगर हम पॉइंट मान लेते हैं तो एक डॉट की तरह लेके चल रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो. फिर इक्विलिब्रियम 3 तरह के पढ़े थे आपने, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बॉडी को हम डिस्प्लेस करें इक्विलिब्रियम अपनी- पोजीशन से और वो वापस आ जाए, जहां पे छोड़े वहीं रह गई तो न्यूट्रल. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल, और जहां पे मैंने छोड़ा वहां से आगे चली गई तो अनस्टेबल. अनस्टेबल. तो आपको पहला क्वेश्चन तो इसमें यही आता है कि आपको सिस्टम दे देंगे और आपको बताना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है और वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है. ठीक है. अब पहले थोड़ा सा लॉजिक से देख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसानी रहे, कि जब इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल आएंगे हमें कुछ बेसिक चीजें तो वैसे ही याद होनी चाहिए. मैं अगर 2 चार्जेस लेता हूं, से मैंने ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव लिए, जब मैं प्लस नहीं लगाऊंगा तो इट मींस प्लस ही है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगाएंगे. Q1 Q2 लिखा है मतलब ये दोनों पॉजिटिव है. मैं अगर थर्ड चार्ज Q3 पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, कोई भी लूं, मान लो मैंने पॉजिटिव लिया थर्ड चार्ज को, ये थर्ड चार्ज मैंने यहाँ पे रखा और ये पॉजिटिव है, इसको मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये मेरा थर्ड चार्ज है जो पॉजिटिव है. तीनों चार्जेस पॉजिटिव है. अगर मैं सिर्फ Q1 की बात करूं, Q1 थर्ड चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? Yes. लेफ्ट साइड. F1 डायरेक्शन मार्क के, इसलिए मैंने फोर्स के ऊपर एरो भी लगा दिया. Q2 किधर फोर्स लगाएगा? जब Left Q2 की side. Q, तो इसको लेफ्ट छोड़ दो, साइड. लेफ्ट. इसने भी लेफ्ट ही लगाई. ये कभी कैंसिल हो सकते हैं F1 F2? No, sir. नो. सेम डायरेक्शन है. सिमिलरली अगर मैं थर्ड चार्ज इधर भी लेता तो F1 और F2 दोनों रिपेल करते हैं, कैंसिल नहीं हो सकते. अगर मैं यहां पे लूं तीसरा चार्ज, Q1 ने फोर्स लगाई इधर, Q2 दैट मींस जब दोनों चार्जेस, Q1 Q2 की बात कर रहा हूं, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा उन दोनों के बीच में लाई करेगा. तीसरा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे नहीं फर्क पड़ना. बट अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं,
नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मान लो मैंने ये पॉइंट लिया P, तो हम एक से डिस्टेंस ले लेते हैं x, दूसरे से r माइनस एक्स, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। सो ये पहला पॉइंट याद रखना है कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बट अगर हम लें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एक Q1 एक माइनस Q2। थर्ड चार्ज बोलो कौन सा लूं, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? उससे आंसर नहीं बदलेगा, बट कौन सा एज्यूम करें? नेगेटिव। से नेगेटिव ले लो। चलो नेगेटिव ले लिया मैंने, माइनस। ये तीसरा चार्ज है, माइनस में है। ये फर्स्ट के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में, राइट साइड लेफ्ट साइड? ये पॉजिटिव है। राइट। ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा F1, माइनस Q2 थर्ड चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल, इन दोनों में फोर्स रिपेल। ये कैंसिल हो सकते हैं। मैं तीसरा चार्ज अगर इधर लेता तो नेगेटिव, इन दोनों में फोर्स अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव। इन दोनों में फोर्स रिपल्सिव। रिपल्सिव। यहाँ भी कैंसिल हो सकते हैं। बीच में लेता अगर तीसरा चार्ज Q1, इसको अट्रैक्ट। रिपेल। मतलब जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो नेट फोर्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग कभी जीरो नहीं होगी। वो यहां तो इधर जीरो होगी P1 पे या P2 पे, इधर जीरो नहीं हो सकती P3 पे। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए किधर। तो ये याद रखना, इफ टू चार्जेस आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, net force is always zero outside the line joining the two charges. Outside मतलब इधर या इधर, near the charge having smaller magnitude। मतलब अगर मैं बोलूं से 2 माइक्रोकूलम है और ये -3 माइक्रोकूलम है, तो नेट फोर्स जीरो किधर होगी? 2 वाले के नियर द पास। चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, 2 वाले के पास। P1 पे। बट अगर ये 2 होता और दूसरा -1 होता, तो नेट फोर्स विल बी जीरो एट P2। P2। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते ही आपको पता होना चाहिए कि हमेशा छोटे चार्ज के पास नेट फोर्स जीरो होगी। ऐसा क्यों? बेसिकली अगर मैं F1 और F2 को इक्वेट कर रहा हूं, नेट फोर्स जीरो करनी है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? एक फोर्स तो इस पे चार्ज, लेट इट बी Q3। अगर मैं पूछूं ये डिस्टेंस मान लो x, और ये यहां से डिस्टेंस हो गया r प्लस एक्स, r इन दोनों में डिस्टेंस है। Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है? r प्लस एक्स। फोर्स कितनी हो जाएगी? Q2 और Q3 के बीच में फोर्स कितनी होगी? ये तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली इक्वल क्या होना चाहिए? चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर की रेशो, ये दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो दैट मींस जो बड़ा चार्ज है वो दूर होना चाहिए, तभी चार्ज और डिस्टेंस स्क्वायर की रेशो सेम आएगी। यस क्लियर है? यस। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो outside the line joining the two charges near the charge having smaller magnitude। इस पॉइंट में देखो, इन दोनों में कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब एक चीज और बताओ,
से Q1, ये Q2 और तीसरा चार्ज पॉजिटिव। नेट फोर्स 0 कहां पे होनी थी? दोनों पॉजिटिव हैं तो लाइन Between them. ज्वाइनिंग। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। मान लेते हैं यहाँ पे, मैंने पॉइंट नहीं निकाला पर मान लेते हैं P1 पे 0 है। मैं आपसे पूछूं ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है या नहीं है? है। मैं इसको अगर अभी ये डिस्टेंस है मान लो x, ये r+x और इन दोनों की फोर्स बैलेंस हो रही है। मैंने इसको डिस्प्लेस करके यहां पे ले आया T2 पे। F1 बड़ा या कम हुआ? बड़ा। बढ़ गया। F1 बड़ा। बढ़ गया। डिस्टेंस बड़ा क्या F1 बड़ा? Distance F1 बढ़ा। इसकी F1 F1 बड़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ क्योंकि पहले डिस्टेंस x था, अब x से थोड़ा सा ज्यादा है, तो F1 कम हुआ। F2 कम हुआ या बड़ा? बड़ा। बड़ा। F2 बढ़ा। F2 बढ़ गया, F1 कम हो गया, तो ये वापस आएगा या उधर जाएगा? वापस। वापस आएगा। वापस आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब पेपर में उन्होंने ऑप्शन दी, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मे बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक मस्ट किया, एक मे किया, तो क्या ऑप्शन ठीक होनी चाहिए, मस्ट या मे? मस्ट। कोई डिसएग्री करता है इस आंसर से? अच्छा ऐसे देखो, अब यही केस सर, लेता हूं। सर हाँ अगर जी। उसको बहुत दूर, सर उसको बहुत दूर रख ले, सर Q2 से भी सर काफी राइट में रख ले तो सर नहीं होगा। बहुत दूर नहीं करते, मतलब इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करते हैं। नहीं सर, अगर सर Q2 के राइट में ही रख लो तो सर फिर वो उस तरफ मैं फोर्स कह तो रहा हूँ यार, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ये नहीं है यहां से उठा के यहां रख दिया। मैं इसी को ही देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? मान लो मैंने इसको यहां डिस्प्लेस किया, ऐसे करने की जगह ऊपर कर दिया, इसके कारण फोर्स इधर, नेट फोर्स जो होगी इन दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2 का, ये इसको वापस लाएगी या दूर ले जाएगी? दूर ले जाएगी। दूर ले जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो, अलोंग द लाइन कर रहे हो या परपेंडिकुलर टू द लाइन कर रहे हो। तो इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम चेक करने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में चेक करो। जैसे पेन पड़ा है मेरे हाथ पे, तो मैं इसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करता हूं तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? मैंने इसको यहां से लिया, इधर रख दिया, न्यूट्रल। न्यूट्रल। बट अगर मैं इसको ऊपर लेके आता तो, स्टेबल। स्टेबल। यहां लाके छोड़ता तो ये वापस आ जाता। मैं इसको हाथ से नीचे गिरने दूं तो थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दूं तो अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम चेक करते टाइम आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती हैं, एक चेक करके नहीं छोड़ देना। ये नहीं है कि अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया तो वो स्टेबल आ रहा है तो वो स्टेबल ही हो गया। वी से अलोंग द लाइन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, परपेंडिकुलर टू द लाइन इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ ये पॉइंट क्या बताया मैंने? यस। ठीक है, अभी आज हम इसके न्यूमेरिकल नहीं करते, कल शुरू करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं एचसी में, शायद 30 35 30 न्यूमेरिकल्स हैं शायद इसी कूलम्स लॉ के ऊपर ही सिर्फ। तो कल शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स, बट ये पॉइंट लिख लो जो इक्विलिब्रियम वाला बताया है, बिकॉज ये फिर याद रखना, क्योंकि ये टिपिकल बोर्ड का क्वेश्चन है। कंपटीशन में इतने आसान नहीं आएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने वाले, स्कूल एग्जाम में आएंगे, बोर्ड में ऑलमोस्ट आता ही है कि हर दूसरे तीसरे साल इस पे इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ जाता है। सो यू कैन राइट, नोट में लिख लो इसको। अब इसमें यह भी कई बार चेक करना होगा, चार्ज इन इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जब हमें चार्ज इन इक्विलिब्रियम चेक करना है तो हम सिर्फ थर्ड चार्ज को चेक करते हैं। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो हम जनरली चार्ज इन इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे।
So you can write a charged particle is said to be in equilibrium if a charged particle is said to be in equilibrium if net force on the charged particle is 0. A charged particle is said to be in equilibrium if net force on the charged particle is 0. Net force on the charged particle is 0. Second is net force on the charged particle is 0. Second is if the system is said to be in equilibrium, if the system is said to be in equilibrium, then net force on all the particles, the net force on all the particles net force on all the particles is 0. स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम और अनस्टेबल में मैक्सिमम. So you can write in stable equilibrium, if body is displaced, it returns back to the equilibrium position. It returns back to the equilibrium position. Whereas in unstable equilibrium, if body is displaced by small amount, it gets displaced further and will never return to its equilibrium position. And will never return to its equilibrium position. So last line repeat करना. If a body is displaced from its equilibrium position, it will never return to its equilibrium position again. It gets displaced further. ये 11th का कंसेप्ट है, इसलिए नोट्स में लिखा रहा हूँ, और 12th में कहीं कहीं यूज होगा ये. एक पॉइंट और लिख लो. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स मैक्सिमम. For stable equilibrium, potential energy is minimum, and for unstable equilibrium, potential energy is maximum. And for unstable equilibrium, potential energy is maximum. अब मैंने अभी एक चैट मैसेज पढ़ा और किसी ने नहीं पूछा, वैसे मैं बाकियों से मैं पूछ लेता हूँ. हमने एक टर्म यूज की, परमिटिविटी. क्या होता है ये? एब्सोल्यूट परमिटिविटी. What does it mean? एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी हमने लिख दिया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, कि EM by E0 की जो रेशियो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है. पर परमिटिविटी होती क्या है? Nature of medium. We say it's a constant of proportionality which determines electrical behavior and electrical properties of a medium. इसकी as such कोई precise definition नहीं मिलेगी. आप गूगल पे भी सर्च करोगे, you will not find the definition of permittivity. पर ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिटरमिन करता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है मीडियम की, या हाउ मीडियम बिहेव्स अंडर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. सो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यूज निकालते हैं हम. और देखो आज की क्लास में कुछ पूछने वाला है तो
सो Excuse कल me, करते हैं इसके आगे। बस संडे है तो टेस्ट नहीं होगा अभी, नॉर्मली संडे टेस्ट डे रहेगा, पर कल हम क्लास लगाते हैं बिकॉज ऑफलाइन वालों ने मंडे की छुट्टी लिया है, तो मंडे को हम उनको भी मतलब ऑफलाइन में छुट्टी दूंगा, पर मंडे को मे बी हम शाम को एक न्यूमेरिकल्स की क्लास रख लेंगे बिकॉज कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे। तो कल भी न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड मंडे को भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर आप शीट भी ट्राई कर सकते हो और आप एचसी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो कल इसलिए संडे है बट ऑफ नहीं है, संडे को क्लास लगेगी और हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्स लॉ के। आज तक वाला पढ़ के देख लेना, डाउट है शाम को 10 बजे के बाद रात को ओपन करूंगा, असाइनमेंट सबमिट कर दो जिस जिसकी रहती है। excuse me, sir. हाँ जी। सर वो मीडियम में चार्ज इंड्यूस होने की वजह